दोस्तों नमस्कार। इस देश के भीतर जीतने के बावजूद भी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी अगर कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं और यह कहकर ले रहे हैं कि दरअसल जो राहुल गांधी जिस कांग्रेस को गढ़ रहे हैं वह सही नहीं है, इस देश को बांटने वाली यह राजनीति है और नफरत फैलाने वाली राजनीति है, तो थोड़ी देर के लिए आज आप रुक जाइए। रुक इसलिए जाइए क्योंकि कांग्रेस के भीतर एक बड़ा बदलाव इस दौर में खुलकर सामने आया है और हरियाणा के चुनाव का पहला सबक यही निकलकर आया। इस देश के भीतर में कांग्रेसी क्षत्रप जो पुराने दौर की राजनीति को साधते साधते यहां तक पहुंच गए, अब उनकी उम्र पूरी हो चली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक भविष्य अब कितना बचा है, यह अपने आप में एक सवाल तो है। ठीक उसी तर्ज पर जैसे आप कह सकते हैं अशोक गहलोत राजस्थान में हारे, उसके बाद उनका राजनीतिक भविष्य कितना बचा है उस नई कांग्रेस के साथ चलने का जिसको राहुल गांधी गढ़ना चाह रहे हैं और गढ़ रहे हैं, तो यह भी एक सवाल है। और इसी कतार में देखिए मध्य प्रदेश के नेता कमलनाथ हो या फिर छत्तीसगढ़ में बघेल हो, सियासी और राजनीतिक तौर पर जो पुराने क्षत्रप अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की पहचान को लेकर चल रहे थे, सही मायने में मौजूदा कांग्रेस में अब उनकी उम्र खत्म हो गई, क्योंकि यह कांग्रेस एक नई राजनीतिक धार पर चलने को तैयार है। इस धार में इस देश के भीतर की जातियों के समीकरण ही नहीं बल्कि हाशिए पर पड़ी इस देश की उस अर्थव्यवस्था को मुख्य धारा में लाने की कोशिश हो रही है, जिसको लेकर इस देश की पारंपरिक राजनीति तो अपने आप में पचा नहीं पाएगी। और शायद यही वो वजह है कि हरियाणा जीतने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी का कल का भाषण हो या फिर आज का भाषण हो, दोनों भाषण के मर्म में कांग्रेस छुपी हुई है, वो कांग्रेस जिसको राहुल गांधी गढ़ना चाह रहे हैं। तो आइए एक एक पन्नों को खोलें, उससे पहले यह जहन में सवाल तो होना ही चाहिए कि आखिर प्रधानमंत्री ने आज ऐसी कौन सी बात कांग्रेस को लेकर कह दी जिससे यह मैसेज उभर कर आ गया कि कांग्रेस की चिंता प्रधानमंत्री मोदी क्यों कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी डर रहे हैं या अपने ब्रांडिंग को वह तेज करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वो थके हारे नहीं हैं और 2024 की हार से आगे निकलकर वो नए तेवर के साथ महाराष्ट्र के चुनाव में कूदने को तैयार हैं, लेकिन जुबान पर कांग्रेस है। जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया, वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है। कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी के नेता भी बेबस है, असहाय है कि उनकी इस पार्टी की क्या स्थिति हो गई है। कांग्रेस की ये स्थिति होने वाली है। कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। जब प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस की फिक्र है तो यहां यह समझना होगा कि हरियाणा की हार के बावजूद राहुल गांधी क्या अब हरियाणा में यात्रा करने को तैयार हो चले हैं। एक ऐसी यात्रा जिसके जरिए वो वहां के लोगों को धन्यवाद दे पाए और कह पाए कि आपने तो वोट हमें दिया, यह अलग मसला है हम चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन हम जीते हैं और हमें हराया गया है। यह मैसेज के साथ क्या राहुल गांधी हरियाणा के भीतर उस पदयात्रा के साथ निकलेंगे जिसके जरिए उन्होंने अपनी ताकत इस देश को नापने में लगाई और भारत जोड़ो यात्रा से लेकर न्याय यात्रा तक की परिस्थितियों को अगर एक क्षण के लिए पकड़ने की कोशिश कीजिएगा तो आपकी हथेली में इस देश की वह पारंपरिक राजनीति पीछे छूट जाएगी जिस पर कांग्रेस चला करती थी, या कहें बीते 3-4 दशकों में खास तौर से पीवी नरसिम्हा राव के बाद से
क्योंकि राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो इस देश के भीतर का वह सोशलिज्म जो नेहरू के दौर से शुरू हुआ था वह आर्थिक सुधार और बाजार अर्थव्यवस्था में गुम हो गया। उस इकोनॉमी के आसरे भारत की राजनीति बदलती हुई दिखाई दी और वो रिफॉर्म जो 1991 में शुरू हुआ था उसके बाद के तमाम प्रधानमंत्री, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे उस दौर के फाइनेंस मिनिस्टर इस दौर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो, ध्यान दीजिए रिफॉर्म को ही ट्रैक 1, ट्रैक 2 और ट्रैक 3 के आसरे प्रधानमंत्री मोदी तक वो ट्रैक 3 के आसरे आकर खड़ा हो गया। लेकिन 1991 यानी लगभग 35 बरस पहले की जिक्र हम कर रहे हैं आपसे, 3.5 दशक पहले की परिस्थितियों में जो भारत की राजनीतिक परिस्थितियां इस देश में बाजारवाद के जरिए पनपना शुरू होती है वह इस देश की राजनीति को भी उस बाजार में लाकर खड़ा कर देती है जिसकी पराकाष्ठा मौजूदा वक्त में अंबानी और अडानी के जरिए आप देख पा रहे हैं। राहुल गांधी ने उसी राजनीति पर चोट की और एक क्षण के लिए 91 से ठीक पहले जो मंडल कमीशन का जिक्र था और उससे निकली हुई राजनीति थी और 91 से पहले जिस सोशलिज्म का जिक्र कांग्रेस किया करती थी, इन दोनों को एक धागे में पिरोया और राजनीतिक तौर पर इस देश की उस राजनीति को बदलने में निकल पड़े जिस राजनीति में इस देश के भीतर पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय की जगह थी नहीं। और यह सवाल वाकई बड़ा होने लगा, क्या ओबीसी के भीतर जितनी जातियां हैं उनकी जनगणना करके उसके भीतर भी जो ऊंची जाति या जिनकी ताकत आर्थिक तौर पर है और जो उसमें भी हाशिए पर हैं उनको भी मुख्य धारा में कैसे शामिल किया जाए, इसके लिए जनगणना का सवाल आया। यानी एक ऐसी राजनीति ट्विस्ट करने लग गई जो शायद हिंदुत्व की उस राजनीति को चुनौती देती थी जिस राजनीति को मौजूदा वक्त में बीजेपी पाल पोस रही है और आगे बढ़ाकर वोटों के ध्रुवीकरण करना चाह रही है। क्योंकि यह कल्पना के परे है कि हरियाणा जीतने के 24 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी के 2 भाषण और दोनों भाषणों में जातियों का जिक्र, जातियों के आश्रय हिंदू को बांटने का जिक्र, और इन्हीं परिस्थितियों में अगर आरएसएस को भी आप टटोलिएगा तो सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी हिंदुओं को एकजुट रहने का जो जिक्र किया वह इस बात को इंगित करता है कि एक घबराहट भारत के भीतर राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बीजेपी में समा तो चुकी है। यह सवाल छत्रपों के सामने अभी नहीं आया है, लेकिन बीजेपी इसे हकीकत के तौर पर जानती है कि उसके सामने चुनौती तो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर काम करती नहीं है। जहां पर उसका अपना संगठन नहीं है, जहां पर वो सबसे कमजोर है, वहीं पर वो वैचारिक तौर पर जब आगे बढ़ती है चुनाव के वक्त तो वो सबसे मजबूत हो जाती है, और जहां पे संगठन है, नेता है, चेहरा है, वहां पर हार जाती है। और ये मध्य प्रदेश में नजर आया, राजस्थान में नजर आया, छत्तीसगढ़ में नजर आया और अब हरियाणा में भी नजर आया। और यहीं से यह सवाल निकला कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तर्ज पे कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, अब हर राज्य के चुनाव भी उसी तर्ज पर लड़ने होंगे। चेहरा राहुल गांधी ही होंगे, क्योंकि ये कांग्रेस वही गढ़ रहे हैं। और इसीलिए हरियाणा के भीतर क्यों नहीं जनता की धन्यवाद देते हुए एक ऐसी यात्रा निकाली जाए जिसके जरिए यह मैसेज खुले तौर पर जनता के बीच जाए कि आप तो हमें जिताने पर निकले थे, लेकिन हम हार कैसे गए, तो क्या यह हमें हरवाया गया है। इसके लिए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाना नहीं खटकाना वो टेक्निकल चीज है, लेकिन जनता को इसका एहसास कैसे होगा। दरअसल यही वो परिस्थिति है जिसमें आप ये मानकर चलते हैं कि आप पॉजिटिव हैं और जनता आपके साथ खड़ी और जनता के बीच से आप संवाद बना रहे हैं। इस बात की घबराहट बीजेपी के भीतर बाखूबी है, और इसीलिए सनातन का जिक्र हो या जातियों का जिक्र हो, प्रधानमंत्री मोदी दोनों परिस्थितियों को सीधे तौर पर राहुल गांधी की कांग्रेस से जोड़ने से चूकते नहीं है, क्योंकि डर इस बात का है इस बदली हुई कांग्रेस को वो कैसे साध पाएंगे। क्योंकि जो राजनीतिक पारंपरिक परिस्थितियों की ट्रेनिंग आरएसएस के जरिए दी गई
उसी आरएसएस को राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी ने जिस तीखेपन से निशाने पर लिया, वो मैसेज बहुत साफ था कि बीजेपी और आरएसएस किसी भी हालत में उस कांग्रेसी पारंपरिक राजनीति के खांचे में फिट बैठती नहीं है जो एक वक्त बैठा करती होगी। इसीलिए दो बड़े निर्णय लेने की परिस्थिति में क्या कांग्रेस अब खड़ी हो गई है? लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा के चुनाव भी लड़े जाएं और हरियाणा का सबक मिल चुका है, महाराष्ट्र में यह गलती ना करे और सामान्य तौर पर जहां जहां कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं है वहां पर दिल्ली के जरिए या राहुल गांधी के जरिए या कांग्रेस की भाषा में कहें तो हाईकमान के जरिए जो राजनीति साधी जाती है और वो अगर राहुल गांधी की सोच के मुताबिक चल रही है तो फिर मुश्किल होगी बीजेपी को। इसीलिए प्रधानमंत्री इस तर्ज पर आज कहने से चूके नहीं। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। तो प्रधानमंत्री की जुबान पे सिर्फ कांग्रेस है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में कहा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें आ रही हैं। हम चुनाव आयोग को इससे अवगत कराएंगे। यह बात कल भी कांग्रेस ने कही थी, लेकिन उसके आगे की लाइन, हम हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे। यह मैसेज बहुत साफ है कि दरअसल मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में जो विश्लेषण होगा वो भारत जोड़ो और न्याय यात्रा के जरिए निकली हुई परिस्थितियों के साथ खड़ा होना होगा। इस देश के भीतर में उस जातीय समीकरण को भेद कर उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करना होगा। और राहुल गांधी की राजनीति इस बात को भी इंगित करती है कि इस देश में भविष्य अडानी और अंबानी का नहीं है, क्योंकि याद कीजिए 3 जून को ही यह खबर आ गई थी कि अडानी और अंबानी इस देश को छोड़कर बाहर जा चुके हैं। उन्हें डर था कि पता नहीं 4 जून को कैसे रिजल्ट आएंगे। इस बात को हालांकि दबाया गया, छुपाया गया, लेकिन एक मैसेज बहुत साफ था और इसी मैसेज के भीतर इंडिया गठबंधन का वो सच भी छुपा हुआ है जो बतलाता है कि मौजूदा वक्त में छत्रपों की राजनीति भी उस कॉरपोरेट इकोनॉमी के आश्रय चल रही है जहां से राहुल गांधी ने पल्ला झाड़ लिया है। क्योंकि यह कल्पना की जा सकती है कि जिस दौर में भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के निशाने पर अडानी थे, उन्हीं अडानी के घर पर शरद पवार की मुलाकात होती है। दोनों एक साथ बैठते हैं मुंबई में और कहा जाता है इनकी अलग राजनीति है। तो क्या सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को साधते हुए कांग्रेस की राजनीति इंडिया गठबंधन के भीतर शरद पवार के उस कॉम्प्लेक्सिव पॉलिटिक्स को समझती नहीं है? शायद समझती होगी, लेकिन तत्काल में किसे हराना है, कौन निशाने पर है और उस निशाने का मतलब क्या है, निर्णय कौन ले रहा है? निर्णय शरद पवार नहीं ले रहे हैं, निर्णय फिलहाल नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। और इस प्रक्रिया में अगर आप समझिएगा तो किस तर्ज पे भारत की राजनीति इस दौर में कहां आकर टिक चुकी है। क्योंकि जिस वक्त आरएसएस राजनीतिक तौर पर डिफेंस का क्षेत्र हो या इंश्योरेंस का क्षेत्र हो या स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में हो, पश्चिमी देशों की पूंजी को भारत आने से रोक रही थी, वो दौर याद कीजिएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था। उस दौर में वो एफडीआई नहीं चाहती थी, विरोध कर रही थी। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई तो भी विरोध किया, लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और बहुमत के साथ बने, 272 से ज्यादा सीट आ गई, उसके बाद आरएसएस डाइल्यूट करती चली गई। और इस परिस्थिति में इस देश के भीतर 91 में इस देश की कई कंपनियां मल्टीनेशनल हो गई थी, बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गई थी। और मोदी के दौर तक आते आते वो कंपनियों के मालिक दुनिया में नेटवर्थ में सबसे रईसों में शुमार होने लग गए।
भारत की इकोनॉमी कॉरपोरेट के आश्रय जरूर बढ़ती चली गई, लेकिन भारत में प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी।